हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसियर। आज 24 सितंबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे हम। फ्रंट पेज की खबर आई हुई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वाचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल को भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। तो जो भी बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट डिजिटली आप देखेंगे वो भी एक अपराध के श्रेणी में आएगा। और साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म का उल्लेख किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बताया कि ये मिसनोमर है, काफ़ी भ्रामक है और ये इनकरेक्ट वर्ड है, सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा था पूरे जो सिनारियो थे उसकी। उस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इन्होंने मिसनोमर बताया है। इसके अलावा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया वो यूज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, CSEM। इस तरीके से इसका यूज किया गया, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। तो आप ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को दिया है और इसी टर्म के तहत ये सारी चीज़ें ऑफेंसेस बताइए। नेक्स्ट साथियों, इस बार जो ऑस्कर जो अवार्ड होते हैं उसके तहत जो भारतीय फिल्म जगत से जो कह सकते हैं जो फिल्म मूवी जा रही है उसका नाम है लापता लेडीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं लापता लेडीज़। आप ध्यान रखेंगे जो इस बार की ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नामित हुई है, लापता लेडीज़। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम CEC राजीव कुमार, क्योंकि अभी PCS नज़दीक में ही है तो आपको ये तथ्य याद होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार इनको रिवाइज करा देता हूँ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्पेक्टेड एमीबा, जो हमने इससे पहले एक बार और चर्चा किया था इस पर, मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस पर। मैंने उस समय बताया था आपको कि ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है और ये दिमाग के टिश्यूज़ को जो है नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाता है और डेथ कैजुअलिटी हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड एक डेथ हो चुकी है केरला में, उसको लेकर यहाँ पर बताया गया। तो ये अब और भी ज़्यादा न्यूज़ में बने रहने का एक कारण मिल चुका है अब। तो आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे। और इससे पहले मैंने आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि जो अमीबा था नाइगलेरिया फॉलेरिया करके जो था उसके बारे में हमने देखा था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे केरला में इस समय ये बर्स्ट किया हुआ है, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, जो न्यूज़ हम काफ़ी दिनों चर्चा करते रहते हैं उस पर हम ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन उससे रिलेटेड हम पहले के आर्टिकल में डिस्कस कर चुके होते हैं अच्छे से, तो हम दोबारा से उस पर फिर बात करने का कोई फ़ायदा बचता नहीं है। हम न्यू आर्टिकल जो जो न्यूज़ आए हुए हैं उनको भी देखना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि फ़लस्तीन आपको पता है निरंतर अभी संघर्षरत है इजराइल के साथ। तो बहुत चांस है कि ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह का पूछ लिया जाए। और PCS नज़दीक में, इसलिए हमको ये सब पर भी फोकस करना होगा। नहीं तो हम इनको छोड़ भी सकते थे, हम आगे भी बढ़ सकते थे, क्योंकि ये तो डेली के न्यूज़ में आते ही रहते हैं तो हम कवर करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, समिट ऑफ द फ्यूचर आपको पता है न्यूयॉर्क में हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ है UN का, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे एड्रेस भी किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब न्यूज़ रिपीटेड है। हमने इससे पहले भी काफ़ी इन पर चर्चा किया है, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले। ब्रेन ईटिंग पर तो हमने 2 दिन पहले ही चर्चा किया है। तो ये सारे न्यूज़ में लगातार बने हुए रहते हैं। तो हमारा काम है कि जो काफ़ी दिन हो जाए तो उन पर फिर से चर्चा कर लिया जाए। जैसे हमने इस पर काफ़ी दिन पहले बात किया था कि जो नाविका सागर परिक्रमा है, पार्ट 2 इसका चल रहा है। पहले इससे एक पार्ट हो चुका है, तो इसका दूसरा सेकेंड एडिशन है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो 2 महिला है, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये इस परिक्रमा जो अभियान है इसके अंतर्गत शामिल है। और ये जिस जहाज या वेसल से जाने वाले उसका नाम है तारिणी, वेसल तारिणी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये PCS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवर 8 मंथ्स मतलब 8 महीनों की यात्रा होगी, लगभग 40,000 किलोमीटर तक का ये सफ़र हो सकता है, ऐसा इसमें न्यूज़ में आया हुआ है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। 22 सितंबर अभी हाल ही में निकला है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। और ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, इन्होंने बताया है, एक डाटा दिया था कि वर्ल्ड राइनो डे पर ही इन्होंने एक रिलीज़ किया, उसमें बताया कि जो वाइट राइनो है, जो सफ़ेद गैंडे होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है 2022 की तुलना में 2023 में। आप देख सकते हैं आंकड़ा। और जो ब्लैक होता है या फिर एक सिंगी जो गेंडा होता है, उसकी जो संख्या है उसमें कोई बढ़ोतरी और ना ही कोई कमी हुई है, वो सेम की सेम बनी रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट साथियों, हम आर्टिकल पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आज फिर से चाइना से रिलेटेड आया है। हमने देखा था कुछ दिनों से, जैसे कल भी हमने देखा था कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर आया था, उसमें भी चाइना को ही काउंटर करके बताया गया था कि कैसे हमें सीक्रेट और एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए डिफेंस के क्षेत्र में और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। यहाँ पर आया है कि चाइना के साथ बिजनेस से रिलेटेड आज के आर्टिकल में आया है कि चाइना के साथ इन दिनों बहुत चर्चा में चल रहा है कि हमें इंडिया का जो मार्केट है वो एफडीआई के लिए चाइना को भी अनुमति दे दी जाए। तो इस पर ही ऑथर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि हमें बहुत संभल कर फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी सेक्टर में एफडीआई अलाउड नहीं कर सकते, चाइनीज एफडीआई, क्योंकि इससे हमें अंततः नुकसान ही होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो आर्टिकल में आया हुआ है, और ये जो ऑथर है अशोक केकांत था, ये पहले से भी चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं और थिंक टैंक से जुड़े हुए रहे हैं, तो इनकी बात को समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिनों चर्चा में रहा है ये लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, चाइना के लिए। हम ये लिबरल जो तरीका दिखाते जा रहे हैं इसके बारे में बताया जा रहा है, और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी इस पर बात की गई थी कि चाइनीज जो एफडीआई है उसको भारत में अलाउड किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि एस जयशंकर ने हाल में बताया था कि जो 75% के आसपास जो डिसंगेजमेंट प्रॉब्लम है, मतलब जो भी हमारा संघर्ष रहता है सीमा पे, बाउंड्री पे, वो लगभग 75% तक सॉल्व हो गया है। डिसंगेजमेंट मतलब जो भी एरिया में कन्फ्लिक्ट था वहाँ से सैनिकों का वापसी, हटा लेना, वहाँ से डिसंगेजमेंट करना। तो ये समस्या 75% तक तो रिजॉल्व हो गई है, लेकिन अभी भी बची हुई है। बिगर इशू हैज़ बीन इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द बॉर्डर, जो सीमा पर जो सैनिकरण हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। फिर उसके बाद बताया गया कि एनएसए उन्होंने भी मीटिंग करी थी अभी, ब्रिक्स से चाइनीज जो समकक्ष थे उससे मिले थे उन्होंने। फिर आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे काम का है कि देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ अ ब्रेक थ्रू इन नेगोशिएशन ऑन डिसंगेजमेंट इन डेप्सांग प्लेन एंड डैमचोक। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया था कि डेप्सांग प्लेन और डैमचोक न्यूज बने रहते हैं, तो अक्सर पूछा जाएगा, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये लद्दाख रीजन में पड़ते हैं, और यहाँ पर अभी चाइना और इंडिया के बीच में टसल बना हुआ, और यहाँ पर अभी भी डिसंगेजमेंट का कोई संकेत नहीं मिला है, मतलब यहाँ पर सफलता वार्ता का नहीं मिला है। देख सकते हैं अब नेगोशिएशन जो हो रहा था यहाँ पे, इससे कोई अभी तक फ़ायदा नहीं पहुँचा है। साथ में एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसमें बताया गया कि रिपोर्ट के हवाले से कि जो इंडियन बॉर्डर है, फोर्सेज आर अनेबल टू एक्सेस एटलीस्ट 15 पेट्रोलिंग पॉइंट्स दे वर ट्रेडिशनली विजिटिंग इन लद्दाख, आर वी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल क्रिएटेड बाई चाइना। यहाँ पर बताया गया कि जो भारतीय सीमा बल है वो ऐसे 15 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अब एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, पहुंच ही नहीं पा रहा है वहाँ तक, जो कि पहले वहाँ पर हम पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे निरंतर रूप से, अब वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर टसल बना हुआ है और वहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि क्या हम इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो कि खुद चाइना के द्वारा बनाया गया है। अगर हम एफडीआई को लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना, हम अपने बॉर्डर इशू को भूलने का प्रयास कर रहे हैं, और जो चाइना ने ये क्रिएट किया है बॉर्डर पे, इस स्थिति को हम मानकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्पाइट दिस नेशनल सिक्योरिटी, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के स्थिति को देखने के अलावा भी इकोनॉमिक सर्वे में 2024 फेवर करता है। किस चीज़ का फेवर करता है आप देख सकते हैं, चाइना का सप्लाई चेन थ्रू चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रेदर देन इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना। उन्होंने बोला कि इससे इम्पोर्ट भी कमी होगी, इम्पोर्ट में चाइना से, और इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना है, ना कि इम्पोर्ट को बढ़ाना है। इसलिए हमें इकोनॉमिक सर्वे में भी चाइना से एफडीआई लाने की बात को जोर दिया गया था। फिर यहाँ पे बताया गया कि कुछ अर्थशास्त्री, कुछ उद्योग जगत के जो थिंकर है, उन लोगों ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया, एफडीआई फ्रॉम चाइना एज अ पेनेसिया बताया कि मतलब जैसे एक रामबाण के रूप में उन्होंने लिया है कि ये जो है इन्वेस्टमेंट गैप्स को भर सकता है, जो भारत की अपर्याप्तता है ग्लोबल
सप्लाई चेन में, वो उसको भर सकता है। ये सारी चीज़ें बताने की प्रयास किया गया, लेकिन ऑथर यहाँ पर आगे कुछ एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि ये सब उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी वार्ता होते रहते हैं, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2 डायलॉग, चाइनीज स्कॉलर्स ऑफिशियल डिड नॉट डिनाई दैट स्टेटस को, मतलब कि वहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स होते हैं चाइनीज या ऑफिशियल होते हैं, वो कभी भी इस बात के लिए मना नहीं करते कि हाँ जो बॉर्डर पे यथास्थिति थी उसमें बदलाव तो हुआ है, इस बात को तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये उम्मीद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट एक्सपेक्टेड इंडिया टू एक्सेप्ट द अल्टर्ड फैक्ट्स, मतलब जो भी ये छेड़खानी हुई है बॉर्डर पे, जो भी सीमा पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है किसी भी प्रकार से, उस तरीके को अल्टर्ड फैक्ट्स को भी स्वीकार करके इंडिया आगे बढ़ जाए, टू मूव ऑन टू फुल नॉर्मेलिटी इन रिलेशन, मतलब चीन के साथ जो है संबंधों में वो नॉर्मेलिटी को ले आए, आगे बढ़ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक खतरनाक मंशा है, क्योंकि अगर बाई चांस चाइनीज फोर्स अगर आगे होगी तो कल को फिर वो कई सालों बाद फिर से थोड़ा और आगे आ जाएगी, फिर इस तरीके से वो अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। ऑथर की जो चिंता है लगभग इसी से जुड़ी हुई है। वो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को भूल जाना चाहिए, और बार बार जो चाइनीज ऑफिशियल है या फिर स्कॉलर्स है वो चार बातों को बार बार सामने रखते हैं अपनी मांगों को। वो कहते हैं कि ए लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ फॉर चाइनीज कंपनी, मतलब चाइनीज कंपनियों को भी समानता दिया जाए इंडिया में, फैसिलिटेशन ऑफ वीज़ा प्रोवाइड कराया जाए, रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है इंडिया चाइना के बीच उसको स्टार्ट किया जाए, परमिटिंग चाइनीज जर्नलिस्ट टू बी स्टेशन इन इंडिया, मतलब जो चाइनीज पत्रकार हैं उनको भारत में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, इस तरीके की परमिट मांग रहे हैं। ये चार चीज़ पर चाइनीज जो ऑफिशियल्स है वो डिमांड रखते रहे हैं इंडिया और चाइना के नॉर्मली रिलेशंस को ठीक करने के लिए। पर इंडिया ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, कहा कि ये इशू ऑलरेडी ही फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इंडिया का कहना है कि पहले इस इशू को रिड्रेस करो, मस्ट रिड्रेस इट फर्स्ट, मतलब ये जो चार इशू है हमारे जो मूलभूत समस्या है उसके तहत ही आते हैं, ये हमारे ही लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, तो पहले आप इनको रिजॉल्व करिए, इंडिया की तरफ से ये कहा गया। और साथ यहाँ पे देख सकते हो द चाइनीज माइंड सेट इज रिवील्ड इन एन इंटरप्रेट ओपिनियन पीस इन ग्लोबल टाइम्स ऑफ सितंबर 8, मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो चाइनीज माइंड सेट है इससे भी खुलासा हो रहा है, किससे, जब वहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा था जो कि काफ़ी भड़काऊ था, इंटेम्परेट था, उसमें बताया गया कि इंडियाज डिप्लोमेसी हैज़ एस जयशंकर प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उसको ही समस्या बता दिया, मतलब भारतीय कूटनीति की समस्या एस जयशंकर को ही बता दिया, ऐसा करके एक भड़का। हालांकि यहाँ पर बताया गया कि आर्टिकल जो है बाद में रिमूव कर दिया गया था इंग्लिश वर्जन में, लेकिन उसका जो चाइनीज वर्जन था वो कंटिन्यू था, जो कि खतरनाक हो सकता है, ऐसा बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया कि जो चाइनीज आर नॉट इंक्लाइंड टू एड्रेस इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ अ ह्यूज बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट, मतलब चाइना जो है वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ओर झुकाव नहीं दिखाता है, किस प्रॉब्लम को, जो द्विपक्षीय हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, जो भी इसके बीच में बाधाएं हैं, और बाधाएं क्या है, इम्पेडिमेंट्स फेस्ड बाय इंडियन कंपनी इन एक्सेसिंग द चाइनीज मार्केट, इम्पेडी मतलब समझ सकते हैं आप, बाधा है जो सामना करना पड़ रहा है इंडियन कंपनीज को चाइना के मार्केट को एक्सेस करने के लिए, इन बाधाओं को दूर करने की ओर चाइना ध्यान नहीं देता है, इस पर भी बात किया है कि वो कहीं से भी इंक्लाइंड नहीं है। फिर आगे एक डाटा दिया गया है, इसमें बताया गया कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का जो डाटा है, यहाँ पर बताया गया कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब व्यापार घाटा है, वो चाइना के साथ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं $105 बिलियन इन 2023, जो कि पहले $64 बिलियन था ये घाटा 2021 में। तो आप देख सकते हैं कि 2 सालों में ही कितनी तेज़ी से ये व्यापार घाटा बढ़ गया, जबकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो गिरा ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2023 में $16 बिलियन था, वो 2021 में, मतलब 2 साल और पहले, $23 बिलियन तक निर्यात था, मतलब कि आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी गिरा है, लगभग $7 बिलियन तक का इसमें गिरावट देखा गया है। आगे हम देख सकते हैं कि थर्ड, जैसे यूएस की बात की गई है, वेस्ट की बात की, ये सब क्या कर रहे हैं, चाइना, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने इकोनॉमी को सिक्योरिटाइजिंग कर रहे हैं, देयर इकोनॉमी एंड डी रिस्किंग डाइवर्सिफाइंग, मतलब कि वो अपने इकोनॉमी को रिस्क से फ्री करना चाह रहे हैं, अपने अर्थव्यवस्था को काफ़ी विविधतापूर्ण बना रहे, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसे सुरक्षा घेरे के तहत मतलब ला रहे हैं, इस तरीके की रणनीति पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमें भी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी होगी, ऐसा कह रहे हैं। और रोडियम ग्रुप एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट स्कोर
ऑल इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्री एज अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। मतलब एक रिपोर्ट है रोडियम ग्रुप रिपोर्ट की, उसमें बताया गया कि इंडिया को जो है हाईएस्ट स्कोर मिला हुआ है कि एक अगर चीन के अलावा अगर सप्लाई चेन अगर कोई देश बना सकता है तो इंडिया बना सकता है। और दूसरी बात है कि जहाँ पर सबसे बेहतर निवेश का एक गंतव्य स्थल माना गया है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये माना गया। और इसमें बताया गया है कि अगर इंडिया क्लोजर इंटीग्रेशन करता है चाइना के साथ सप्लाई चेन के लिए, तो इससे जो ग्लोबल कंपनी है उनको एक कह सकते हैं हतोत्साहन मिलेगा, डिस्करेज हो जाएंगे वो। क्यों? कंसीडरिंग इंडिया एज देयर अल्टरनेट नोड फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन। और इससे क्या होगा कि भारत का जो अल्टरनेट एक अच्छा निवेश गंतव्य स्थल माना जा रहा था वो भी खराब हो जाएगा, वो भी सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल कंपनियां जो है वो चीन के अलावा दूसरे देशों को ही अपना एक बेहतर स्थल ढूंढती है कि कहाँ पर हम निवेश कर सके। तो उसमें इंडिया को स्कोर फर्स्ट पे मतलब रखा गया है कि इसका स्कोर अच्छा है तो इंडिया बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया चाइना के साथ ही झुक जाता है तो इससे हम अल्टरनेटिव और बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनी नहीं बन पाएंगे, ऐसा भी ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं। फिर ऑथर यहाँ पे कुछ और चीज़ों का भी उल्लेख करें, जैसे इन्होंने बताया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंपोर्ट फ्रॉम चाइना कैन बी रिड्यूस बाय बूस्टिंग एफडीआई फ्रॉम चाइना। अगर हम एफडीआई को बढ़ाते हैं चाइना से तो हमारा जो आयात है वो घटने लगेगा। इस तरीके की बातों को इन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा कोई तथ्यपूर्ण नहीं है। उन्होंने अलग कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे उन्होंने बताया कि फॉर इंस्टांस एसोसिएशन आसियान की बात की है, फुल फॉर्म देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ बताया कि इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इंक्रीज्ड फ्रॉम 386 बिलियन इन 2021 टू 438 बिलियन इन 2023। मतलब 2023 में जो है इनका जो इंपोर्ट बिल कह सकते हैं आसियान कंट्री का वो 438 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि 2021 में 386 बिलियन डॉलर था। जबकि यहाँ पर एफडीआई भी आ रहा था, मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट कह सकते हैं कि एफडीआई भी आ रहा था, उस दौरान भी इनका इंपोर्ट बिल बढ़ा ही है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा आयात घटाने के लिए हम एफडीआई लाने लगेंगे तो इससे हमारा आयात घट जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि हमें किस और ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हम अपने स्ट्रेटजी, रणनीति, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इंडिया वुड डू वेल टेक अ डिफरेंशिएट पॉलिसी टुवर्ड इकोनॉमिक रिलेशन विद चाइना। इंडिया को अपने रणनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए एक अलग नीति, चीन के प्रति एक अलग भिन्न नीति को फॉलो करना होगा, यहाँ पर ऑथर ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि बट इंडिया मस्ट डिसाइड विच सेक्टर ऑफ इट्स इकोनॉमी इट कैन सेलेक्टिवली अलाउ चाइनीज एफडीआई बेस्ड ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजी एंड कीप इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ये अच्छे से निर्धारित करना होगा कि चीन को किस सेक्टर में एफडीआई अलाउ करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्टिवली अलाउ चाइनीज एफडीआई बेस्ड ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को देखें और स्ट्रेटजी, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और जो औद्योगिक विकास है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम एफडीआई को, चाइनीज एफडीआई को अलाउ करें। तो यहाँ पर आप टोटली समझ सकते हैं कि चाइना को हमारे इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर में रख कर बात किया है उधर ने। तो यहाँ पर आप दोनों पक्ष देख सकते हैं कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, और अगर कॉन्स में लिखना हो तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आपको पता होगा इससे पहले भी हमने एक आर्टिकल चर्चा किया था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल गया था कि इजराइल को जो वेपन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तो जो डेली व्यूअर है उन्हें पता होगा कि ये फिर से रिपीटेड ही है, लेकिन हम थोड़ा सा और भी कुछ नए एक्ट्स वगैरह का चर्चा हुआ है तो उस पर भी हम देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पुराने केस का ही बात किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में वो डिसमिस किया था एक पीआईएल आप जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, तो इसको एक डिसमिस किया था जिसमें कहा गया था, मांग रखी गई थी कि एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल यानी एज तेल अवीव इज एलिजिबिलिटी कमिटिंग वार क्राइम्स इन गाजा, क्योंकि वो वार में शामिल है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए इसको रोकने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये माना गया कि मतलब बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन, मतलब सुप्रीम कोर्ट का विदेश नीति जो है उसके डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए वो इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बताया गया कुछ एग्जांपल दिया है कि फ्यू कंट्रीज जो है उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट रोका है इजराइल के, जैसे नीदरलैंड का एग्जांपल दिया है कि वहाँ पे उन्होंने जो डच गवर्नमेंट है उसने ब्लॉक किया है एक्सपोर्ट ऑफ ऑल F-35 फाइटर जेट पार्ट। जो F-35 के पार्ट्स वगैरह है वो इजराइल को
निर्यात मतलब भेजने से रोक दिया है। साथ में क्यों? क्योंकि ईयू का रेगुलेशन वहाँ पर बताया गया कि ईयू के रेगुलेशन के तहत ऐसा किया गया। फिर बताया कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसने भी ये देखा कि आईएचएल जो होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसका वायलेंस कर सकता है इजराइल। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने भी देख सकते हैं कि क्लियर रिस्क, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत एक खतरनाक रिस्क साबित हो सकता है अगर हम इजराइल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, इसको आईएचएल का वायलेशन मानते हुए रोक दिया। तो यहाँ पर ऑथर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंडिया को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। कुछ आगे आप देख सकते हैं, देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ द यूके एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। बताया गया कि ना हमारे पास यूके के एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट जैसा कुछ है, ना ही हमारे पास ईयू का कोई रेगुलेशन है इंडियन लॉ में। तो इसलिए ये सब कुछ लीगल गैप, मतलब हमारे पास क्या है, कुछ खामियां हैं जो कि कानूनी खामियां, इस तरीके से यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि लीगल गैप है हमारे पास। जैसे उन्होंने बताया कि ईयू का रेगुलेशन था, हमने देखा कि यूके ने कैसे अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत अपना निर्यात को रोका, क्योंकि उन्होंने माना कि आईएचएल का वायलेंस हो सकता है। फिर यहाँ बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत को भी वहाँ से संशोधन करके काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ बताया गया कि इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, एक तो इसका जिक्र हुआ है। दूसरा इन्होंने बताया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल, जो भी मतलब वेपन्स होते हैं जो कि व्यापक तबाही मचा सकते हैं, ऐसे डिस्ट्रक्शन की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी एक एक्ट है। आप देख सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी, WMDA एक्ट बोलते हैं शॉर्टकट में, 2005 का। ये एम्पावर्स करता है केंद्र सरकार को कि रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड गुड्स रिलेवेंट टू इंडिया फॉर वेरियस रीजन। यहाँ पर बस इतना जिक्र किया है, लेकिन आगे ऑथर बता रहे हैं कि इस एक्ट में हम संशोधन करना चाहिए हमें, और इसके थ्रू हमें ये बताना चाहिए कि हम किस देश को निर्यात करेंगे, क्योंकि इससे हमारी छवि खराब हो जाती है। हम ऐसे देश को निर्यात कर रहे हैं जो कह सकते हैं कि वो ह्यूमन वायलेशन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, और एक प्रकार से क्राइम में इन्वॉल्व है, वॉर में इन्वॉल्व है। तो ऐसे देश को हमें रोकना चाहिए, यहाँ पे बताया गया। साथ में एक इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है, ये भी देख सकते हैं हम, ATT, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ये बताया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी इन दिस रिगार्ड, इस मामले में जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, एम्ड एट रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल आर्म, जो परंपरागत हथियार होते हैं उसको विनियमित करने के लिए एक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जो आर्टिकल 6 क्लॉज 3 है वो बार मतलब रोक लगाता है ऐसे कंट्री को सप्लाई करने के लिए जो कि ये ज्ञात हो, जिससे हमें हमारे ज्ञान में, नॉलेज में हो कि दैट दीज आर्म्स वुड बी यूज्ड टू इंटर एले कमिट वार क्राइम्स, मतलब जो युद्ध के दौरान अपराध किए जाते हैं उसमें ये हथियार जरूर यूज में हो सकते हैं। तो इसके लिए ही यहाँ पर क्लॉज आर्टिकल 6 क्लॉज 3 में ये प्रावधान किया गया, हम देख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि एक और है जो जिनेवा कन्वेंशन का है, आर्टिकल 1। ये भी एक महत्वपूर्ण है जो कि ये बताता है कि ऑब्लिगेट ऑल स्टेट को बोलता है कि रिस्पेक्ट एंड इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर आईएचएल, जो आपने देखा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसका नियम पालन करे। तो हमें जिनेवा लॉ, हमें आर्म्स ट्रेड ट्रीटी लॉ, इन सबको देखते हुए क्या करना चाहिए, अपने कुछ कानूनों में सुधार करके, अमेंड करके कम से कम हमें रोकना चाहिए। जो हथियार व्यापार में हम यूज कर रहे हैं, निर्यात के लिए कर रहे हैं इजराइल को, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ऑथर ने बताया दिस वे इंडिया विल सोर अप इट्स क्रेडिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन, मतलब हम इन सबको रोक कर हम अपनी बाध्यताओं को और FTA और WMDA इन सब में अमेंड करके हम एक अच्छे राष्ट्र के रूप में जो कि बेहतर मतलब रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। यानी कि जिम्मेदार जो है हम एक राष्ट्र की भूमिका निभा सकते हैं जो कि डिफेंस एक्सपोर्टिंग के क्षेत्र में एक अच्छी छवि बनाएगा भारत की, क्योंकि इससे छवि खराब होती है कि आप वॉर में इन्वॉल्व नेशंस को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट साथियों आर्टिकल हम देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ हमारे काम का नहीं है, लेकिन जो है हमने हाईलाइट कर लिया है। आपको पता है भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है BNSS 2023 वाला, उसके तहत ही एक टर्मिनोलॉजी है, हमें वो देखना है कि टर्मिनोलॉजी क्या है और वो क्या कहता है, डिफाइन क्या करता है। बाकी उसके तहत कैसे केस चल रहा है, ये सारा इतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम ये देख लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड यहाँ पर ऑथर बताना चाह रहे हैं। देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, इसमें एक इंट्रोड्यूस सेक्शन है, एक सेक्शन है 107 करके, 107 सेक्शन कह सकते हैं, विच डील्स विद प्रॉपर्टी विच आर प्रोसीड ऑफ क्राइम, मतलब कि
अपराध के द्वारा हासिल किया हुआ ऐसा प्रॉपर्टी, उसको लेकर इसमें बात कही गई है। ये पहले से भी था, जो आईपीसी का एक्ट है उसमें था, सीआरपीसी में था कि कैसे कैसे इसमें इसको हासिल किया जाएगा, इस पर क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये सब बातें थी। तो यहाँ पर कुछ जो है एम्बिगुअस ऐसी चीज़ें देखी गई है जिसको लेकर ऑथर यहाँ पर चिंता व्यक्त करना चाह रहे, बताना चाह रहे कि इस प्रकार की जो चीज़ें थी पहले पीएमएलए एक्ट में आता था। पीएमएलए एक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो धन शोधन से संबंधित एक्ट है 2002 का, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ईयर भी मैच करने में आ जाता है। तो पीएमएलए एक्ट जो है वो 2002 का है। इसमें इस एक्ट में ऐसी बातों पर चर्चा की जाती थी पहले, जिसमें कि प्रॉपर्टी विच आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स, मतलब ऐसी संपत्ति जो कि क्राइम के थ्रू हासिल किया गया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी की कार चुरा ली, किसी ने बाइक चुरा ली, किसी ने संपत्ति हड़प ली, तो अब क्राइम करके हड़पा है, तो उसको लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है, जो सेक्शन 107 है इसके अंतर्गत बात की है बीएनएसएस के। फिर यहाँ पर बताया गया कि जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, वाइल द प्रॉपर्टी में बी अटैच्ड बाय एन authorized officer only after forwarding report to a magistrate under section 173 of the CRPC। जो CRPC का सेक्शन था 173, उसमें क्या था कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच के बाद, पहले जांच होती थी उसके बाद क्या किया जाता था, उस संपत्ति का जो है अटैच किया जाता, मतलब उसको जब्त कर लिया जाता था। लेकिन जो ये नया बीएनएसएस का जो सेक्शन 107 है, इसके तहत क्या है कि मे बी अटैच ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सेल्फ, मतलब जांच चल ही रही है उस दौरान भी संपत्ति क्या किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। तो इसको लेकर बताया कि ये काफ़ी भ्रामक है, इसको लेकर कैसे हम निर्धारित करेंगे, पुलिस अथॉरिटी कैसे कर पाएगी, ये सारी चीज़ें जांच के दौरान ही करने की बात की गई है। और इसमें ये सब प्रावधान किया गया है कि इसको जो कोर्ट है अगर ये पाएगा कि हाँ उसको अटैच कर लिया गया है, तो उसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसको उन लोगों को वितरित कर सकती है जो इसके दावेदार है। मान लीजिए किसी संपत्ति को जिन लोगों से हड़पा गया है वो पीड़ित हो गए, तो जब सरकार जब्त कर लेगी तो वो पीड़ित लोगों में बांट सकती है, उन्हें वितरित कर सकती है, उन्हें सौंप सकती है। लेकिन बताएगी कि अगर ऐसा कोई क्लेमेंट्स नहीं आता है, अगर कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, तो क्या होगा कि वो सरकार जब्त कर लेगी। और ये सारे जो वितरण का कार्य 60 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। अगर कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता है तो वो गवर्नमेंट उसका जब्ती कर लेगी। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है, पर हमें ध्यान रखना है कि जो 107 है उसके तहत जांच के दौरान भी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 300A जो हमें ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब बिना कानून के निर्देश पर, बिना कानून के निर्देश कह सकते हैं, बिना कानून की सहमति के किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान के आर्टिकल 300A में है, और ये इसका जो स्टेटस है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के तौर पर इसको माना गया है। 300A को आप ध्यान रखेंगे, इस आर्टिकल का महत्वपूर्ण है ये। लास्ट में यहाँ पर बताया गया कि फाइनल डिस्पोजल, मतलब सही तरीके से अगर हम ट्रायल ना करें, जो कमियाँ दिखाई दे रही है, फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय द कोर्ट विदाउट अ प्रॉपर ट्रायल डज नॉट अपीयर टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, मतलब यह सही तरीके से न्याय नहीं होगा, उचित नहीं होगा अगर हम जब तक सही तरीके से पूरी ट्रायल ना करें, जांच ना करें सही से। तो ये सारी बातें बीएनएसएस के अंतर्गत आई थी। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूडान में कॉलेरा इस समय फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इससे डेथ हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे ये वाटर बेस्ड जो डिजीज़ है, आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर अभी फ्लड्स आया हुआ था। तो सूडान आप देख रहे हैं कि फ्लड्स से जूझ रहा है इस समय, और वहाँ पर कॉलेरा बीमारी फैली हुई है। तो मैचिंग में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं जो FO&O ट्रेडर्स है वो लोस्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसको लेकर ही सेबी का एक रिपोर्ट है, लेकिन हमें ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि सेबी के बारे में हम जान ले। साथियों जो सेबी है आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कह सकते हैं या फिर जो शक्तियाँ मिली है बाद में इसको स्टैचुरी बॉडी के तौर पे, तो वो 1992 में जो एक्ट आया था सेबी एक्ट, उसके तहत इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सेबी एक्ट आया था जो 1992 का, उसके तहत ही। तो आपको समझना है कि सेबी
की स्थापना कब हुई, ये किस एक्ट के तहत इसको वैधानिक दर्जा मिला हुआ है, और उसके बाद ये करता क्या है। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूतियां, और इसको एक्सचेंज से रिलेटेड ये एक बोर्ड है, और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आर्थिक मामलों के जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आप ध्यान रख सकते हैं DEA, आर्थिक मामलों के जो विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि जो पूंजी बाजार है, जो कैपिटल मार्केट है, उसको नियंत्रित करना। जो भी शेयर होल्डर है, जो भी स्टॉक मार्केट में क्रियाकलाप हो रहे हैं, आप डेली देखते होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, शेयर मार्केट में बाय सेल, ये सारी चीज़ें होती है। तो जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उनके हितों के लिए कार्य करना, उनके लिए नियम बनाना, उनके लिए निगरानी रखना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें सेबी करता है। तो ये इसके फंक्शन है, आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो F&O में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में उनको लॉस हो रहा है, इस पर बताया गया। तो हमारे लिए सेबी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर। यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक टर्म है मोबिलिटी एज अ सर्विस। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मोबिलिटी एज अ सर्विस, इसको हम शॉर्टकट में MAAS लिख सकते हैं। तो कई बार सवाल आ जाता है, जैसे SAS पे पहले भी सवाल आ चुका है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ऐसे ही क्या है, मास मोबिलिटी एज ए सर्विस, ठीक है। कल को हो सकता है कि मास लिख दिया जाए और इसको फुल फॉर्म में यहाँ पे M की जगह पे कई ऑप्शन में बदल के दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार देखे रहेंगे कि मोबिलिटी एज ए सर्विस, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड न्यूज में है, तो पूछा भी जा सकता है, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। साथियों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बताया गया है कि पिछले साल के जुलाई से लेके इस साल के जुलाई 2024 के जून तक जो बेरोजगारी दर है, वो उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया, वो अनचेंज ही रहा है लगभग। मतलब वो एक इक्वली पैमाने पर आया है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे डिफाइन होता है, तो यहाँ बताया कि एज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। जो भी श्रमिक बल है, हमारे पास श्रम बल है, उसके अंतर्गत जो बेरोजगारों की संख्या है, उसके आधार पर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को तय करते हैं, परसेंटेज के आधार पर, कि कितने लोग श्रमिक बल आप जानते हैं कि जो भी एज होती है उसके अंतर्गत हम मान के चलते हैं कि 15 से लेकर जो भी 60 तक तो लोग कम से कम श्रमिक बल में आते ही हैं। तो वो सब में कितने लोग हैं जो बेरोजगार है, रोजगार प्राप्त ही नहीं है उनको, इस आधार पे इसको मापते हैं। फिर बताया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मेल में क्या दिखा रहा है, मार्जिनली डिक्लाइन दिखा है इस टाइम स्पान के अंतर्गत। किस टाइम स्पान, जो पीछे हमने देखा जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में, इसे बताया गया कि इस दौरान क्या हुआ है कि मार्जिनल डिक्लाइन, मतलब जो पहले बेरोजगारी दर ज़्यादा थी वो घटकर थोड़ी सी जून में 2023 में कितना हुआ, 3.2% हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टाइम स्पान है थोड़ा सा पीछे का दिया हुआ, ऊपर का जो डाटा है वो आगे का दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डाटा, यहाँ पे जुलाई 2023 से जून 2024 लिखा है, लेकिन जो यहाँ पर सर्वे है रिपोर्ट का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट का सर्वे है, उसके अंतर्गत जो डाटा दिया गया वो जुलाई 2022 से जून 2023 का दिया गया कि 3.2% था। और ड्यूरिंग जुलाई 2023 से जो जून 2024 आया है उसके अंतर्गत ये थोड़ा सा ही गिरा है। मतलब पहले 3.3 था, बेरोजगारी दर ज़्यादा थी, उसमें बस 0.1 की ही गिरावट देखी गई है। वहीं फीमेल में बताया गया है कि ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, कि मतलब 2.9% जो था पहले वो अब 3.2% हो गया। मतलब महिलाओं में बेरोजगारी दर इसमें बढ़ी है इस टाइम स्पान के दौरान। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और टर्म LFPR के बारे में, आपको ये भी ध्यान रखना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब जो श्रमिक बल है उसमें कितना भागीदारी दर है, तो भागीदारी दर को भी तो निकालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको निकालने का भी बता रखा है। LFPR इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स दैट इज वर्किंग या सीकिंग या अवेलेबल फॉर वर्क। मतलब LFPR उन लोगों से निकाला जाता है जो कि काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं या काम करने के लिए अवेलेबल है, मौजूद है। जो काम की इच्छा ही नहीं करते उनको काउंट नहीं करेगा। तो इस पॉपुलेशन में इसके आधार पे परसेंटेज निकालते हैं उन लोगों का। तो ये LFPR से पता चलता है कि LFPR है। इसमें बताया गया कि एज 15 ईयर्स एंड एबव वाज 60% ड्यूरिंग जुलाई 2023 के दौरान जून 2024, हायर देन 57 इन द प्रीवियस ईयर। मतलब बताया कि LFPR जो रेट है वो बढ़ा है, 60% हो गया है, 57 मान सकते हैं 58% के से लेकर 2% के आसपास इंक्रीज किया है हमारा LFPR रेट, जिसमें बताया है कि मेल का कितना चल रहा है, फीमेल का कितना चल रहा है, ये सब आप देख सकते हैं।
साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है ये एनएसएसओ कराता है। इस पर हमने पहले भी चर्चा किया है, तो एनएसएसओ के बारे में मैंने पहले भी पूरी डिटेल से बताया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। एनबीएफसी के बारे में भी आया कि एनबीएफसी आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है ये बैंक ना होकर बैंक की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए इनके आगे नॉन लिखा रहता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि आप जानते हैं बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इस तरीके की जो एनबीएफसी कंपनियां होती है ये क्या है कि बैंक की तरह ही पूरा उनका फंक्शन कार्य होता है, लेकिन उनको क्या है कि बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला होता है, इसीलिए वो एनबीएफसी होते हैं। तो उनके पास क्या है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ लाइसेंस नहीं होता है। और एनबीएफसी का जो स्थापना या गठन कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, वो आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसके तहत इनका कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन होता है एनबीएफसी का। तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क था एनबीएफसी के लिए, आप ध्यान रख सकते हैं एसबीआर फ्रेमवर्क भी बोला जा सकता है। इन्होंने काफ़ी इनके एसेट क्वालिटी को बढ़ाया है, अच्छा किया, डाइवर्सिफाइड किया है। आरबीआई ऐसा कह रहा है कि जो हमने इनके लिए एसबीआर फ्रेमवर्क लाया था उससे इनको फ़ायदा पहुँचा है। तो ये सारी चीज़ें थी। साथ में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या था कि आरबीआई का ही गाइडलाइन था जिसमें कि जिन बैंकों की हालत मतलब ख़राब हो जाती थी फाइनेंशियली, उनके पास एसेट्स नहीं है, उनके पास रिटर्न ऑफ एसेट्स कम है, उनके पास एनपीए ज़्यादा है, तो उनको क्या किया जाता था, एक गाइडलाइन के तहत पीसीए के नॉर्म्स में डाल दिया जाता था ताकि उनका बैंकिंग हेल्थ जो है सुधर सके। तो ये भी एक करेक्ट करने के लिए एक्शन था आरबीआई का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, मैंने कल ही बताया था कि वो फाइनली जीत चुके हैं, अनुराग कुमार दिसानायके। इन्होंने शपथ ले लिया है प्रेसिडेंट, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट का है, तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बताया गया है कि वर्ल्ड में जो ओशन है उनका क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, और ये बहुत तेज़ी से जो है समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। देख सकते हैं, यहाँ बता रहा है कि टू एसिड प्रॉपरली सस्टेन लाइफ हेल्प स्टेबलाइज क्लाइमेट के लिए बहुत खतरा है। और ये एक रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, इन्होंने बताया है। और इन्होंने कुछ कारण बताया कि जैसे पॉल्यूटेंट्स है इंक्लूडिंग प्लास्टिक, केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज होता है खेती में, ये सब क्या कर रहे हैं, समुद्रों की अम्लीयता को बढ़ा रहे हैं, एसिडिफिकेशन कर रहे हैं समुद्रों का। और उसमें बताया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, जो हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल, कोयल, गैस, इन सब के कारण भी समुद्र, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, तो उसका क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो इस पर चिंता व्यक्त किया गया। आप ध्यान रखेंगे कि समुद्रों का एसिडिफिकेशन क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक जगह का नाम दिया गया है पोर्ट गेरा कह सकते हैं आप, गोल्ड माइन है ये, और ये कहाँ पे है, पापुआ न्यू गिनी में है। आप इसको मैप पे लोकेशन देखेंगे और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये पोर्जेरा गोल्ड माइन, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप है वो इसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पे खनन का। इससे रिलेटेड न्यूज़ है, पूछा जा सकता है। साथियों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि कार्लोस अल्कराज जो है उन्होंने एक लेबर कप है उसको जीत लिया है। देख सकते हैं आप, कार्लोस अल्कराज, और इन्होंने टायलर फ्रिज को हराया है। आपको पता होगा टायलर फ्रिज रनर अप थे जो यूएस ओपन हुआ था उसमें भी, और इन्हीं को हराया है दोबारा से और विन द लेबर कप ऑन संडे। तो अल्कराज के बारे में आप देख सकते हैं कि इन्होंने लेबर कप जीता है। साथियों हम पूरा प्रयास करते हैं कि कम समय में हो जाए, लेकिन समय लगातार बढ़ता ही चला जाता है, हम कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। अगर आपकी मांग होगी तो हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यूज़ का एक अलग वीडियो बना देंगे, एडिटोरियल का एक अलग वीडियो बना देंगे, ताकि अगर कुछ साथी एडिटोरियल पढ़ना चाहे तो केवल एडिटोरियल पढ़ ले, कुछ लोग जो न्यूज़ पढ़ना चाहेंगे वो न्यूज़ पढ़ ले। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।